दोस्तों वेलकम बैक। आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है अंग्रेजों की बंगाल विजय। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अलीनगर की संधि। यह संधि प्लासी युद्ध से पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 को हुई थी। इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। अलीनगर की संधि 1757 में हुई थी। अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद यह संधि की गई थी। इस संधि के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार की सुविधाएं फिर से दे दी गई। कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेजों की जो क्षति हुई उसका हर्जाना नवाब को देना पड़ा। दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। अलीनगर की संधि के शीघ्र बाद ही क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया। इस संधि का महत्व इसलिए भी है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध के लिए तात्कालिक कारण के रूप में अलीनगर की संधि के उल्लंघन को ही मुद्दा बनाया था। प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराज उद दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुई। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग 50,000 थी तथा अंग्रेजों की सेना की संख्या मात्र 3,200 थी। परंतु सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ने धोखा दे दिया और वह जाकर सिराजुद्दौला की तरफ से नाम मात्र के लिए और उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके बड़े बड़े सेना नायक मीर जाफर तथा दुर्लभ राय विश्वासघात कर रहे हैं तो वह अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। युद्ध क्षेत्र से भागकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद पहुंच गया और फिर वहां से अपनी पत्नी के साथ पटना। कुछ समय बाद मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल रहा। मीर जाफर एवं मीर कासिम तथा अंग्रेज। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद। प्लासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब का पद देने का वायदा किया था। इसीलिए उसने सिराजुद्दौला से धोखा किया। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था। जो उसने अंग्रेजों की सहायता की इसके लिए उसे इनाम दिया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया। कंपनी को नवाब ने अपनी कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई।
ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर से मुक्ति मिल गई। ये सारी बातें तो सार्वजनिक रूप में हुई। मीर जाफर को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ी, परंतु मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन न था। अंग्रेजों की जो मांगे थीं उनके लिए कोष में पर्याप्त धन नहीं था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में लगभग 17,50,000 रुपए अदा किए। मीर जाफर जैसे सत्तासीन हुआ, उसने तुरंत निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना किया। मिदनापुर के राजा राम सिन्हा तथा पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। ये जो वहाँ के जमींदार थे मिदनापुर के और पूर्णिया के, उन्होंने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। उसको अपने कुछ अधिकारियों, विशेषकर दुर्लभ राय की वफादारी पर संदेह था। उसे विश्वास था कि दुर्लभ राय जमींदारों को उसके विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया था, परंतु दुर्लभ राय क्लाइव की शरण में था, इसलिए वह उसको छू भी न सका। मुगल बादशाह का पुत्र, जो बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, ने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। अंग्रेजी कंपनी का ऐसा विचार था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा अंग्रेजों का अनुमान था। इस बीच जाफर के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फिर एक विवाद पैदा हो गया। मीरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ और कलकत्ता के नए गवर्नर वानस्टार्ट ने मीर कासिम का पक्ष लिया। वानस्टार्ट के साथ एक गुप्त समझौते के द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन अदा करने के लिए इस शर्त पर सहमत हुआ कि यदि वे बंगाल के नवाब के लिए उसके दावे का समर्थन करें। मीर कासिम अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था तथा अंग्रेजों की चाल भली भांति समझता था। इसलिए सत्ता को प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना के कौशल तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें भी सुधार किया। कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में हस्तांतरित कर दिया, ये पर्याप्त दूरी बनी रहे, से हम उसकी सुरक्षा रहे। फिर उसने व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने शाही फरमान के वैयक्तिक उपयोग पर पड़ी आपत्ति की। 1762 ईस्वी के अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वानस्टार्ट ने मीर कासिम से संधि की। उसने अंग्रेजों से ली जाने वाली चुंगी की राशि 9% रखी गई, पर कलकत्ता की काउंसिल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। मुक्त व्यापार वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। मीर कासिम जब इस बात से अवगत हुआ तब उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेजों ने मीर कासिम के इस कदम को अपने लिए अपमानजनक माना। 9 जुलाई 1763 को वर्धमान के निकट कहवा में 2 अगस्त 1763 को
मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया में तथा 4-5 सितंबर 1768 को राजकमल के निकट उदयनौला में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा और तदुपरांत पटना की। मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की। बक्सर का युद्ध 1764। अवध आकर मीर कासिम ने वहां के नवाब शुजाउद्दौला और शरणार्थी मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संघ बनाया। शीघ्र ही शक्ति परीक्षण भी हो गया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में युद्ध प्लासी की तर्ज पर नहीं, बिल्कुल तैयारी और अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध उनके अभियानों के अनुभव काम आए। पांडीबास में 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दे दी थी। मीर कासिम का संघ बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेजों ने कुचल दिया जब उन्होंने संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया और मुगल शक्ति की बची हुई साख भी धूल में मिल गई। युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर कर लौटा। उसने बक्सर युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए, मुगल शहंशाह से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। परंतु क्लाइव के आने से पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। फरवरी 1765 ईस्वी और उसके बेटे नजीमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर उसके साथ संधि कर ली थी। नवाब की सेना प्रायः भंग ही कर दी गई थी और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया था। इसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम सूबेदार था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए